क्या हम किसी के मन को चुटकी में पढ़ सकते हैं? अगला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में आपके लिए क्या विचार चल रहा, हम जान सकते हैं? तो जवाब है हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी के मन की बात को पढ़ने की स्वतंत्रता हर किसी में होती है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से सीखें और अभ्यास करें। आज हम इस कला को आचार्य चाणक्य के नीतियों और बुद्धिमत्ता के आधार पर समझेंगे। एक बार चाणक्य अपनी कुटिया के बाहर बने एक छोटे से बगीचे में गए और एक गुलाब का फूल तोड़कर लाए। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, इस फूल को देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? चंद्रगुप्त ने हामी भरी, लेकिन उसका मन कहीं और था। चाणक्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हें गुलाब की खुशबू पसंद है? चंद्रगुप्त ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ आचार्य, बहुत अच्छी है। चाणक्य ने हल्के से हंसते हुए कहा, युवक, तुमने फूल को सूंघा ही नहीं, फिर खुशबू कैसे पसंद आई? चंद्रगुप्त शक आ गया। चाणक्य ने आगे कहा, तुम्हारा मन यहाँ नहीं है, तुम मगध के सिंहासन के बारे में सोच रहे हो। तुम धनानंद को हराना चाहते हो, लेकिन डरते हो कि कहीं तुम्हारी योजना सफल ना हो जाए। चंद्रगुप्त की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बैठने का इशारा किया और बोले, मन को पढ़ना कोई जादू नहीं है चंद्रगुप्त, ये एक कला है जो अभ्यास और शांति से आती है। मैंने तुम्हारी आंखों में वो आग देखी जो एक योद्धा की होती है। तुम्हारे चेहरे की रेखाएं मुझे बता रही थी कि तुम किसी बड़े लक्ष्य के लिए बेचैन हो। तुम्हारी उंगलियां बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी, जो तुम्हारे डर और संकोच को दर्शाता है। और जब मैंने तुमसे फूल के बारे में पूछा, तुमने जल्दबाजी में जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और था। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, आपने ये सब कैसे जाना? क्या ये कोई तंत्र मंत्र है? चाणक्य हंसे और बोले, नहीं, ये तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों के हाव भाव को समझने की कला है। मैंने अपने मन को इतना शांत कर लिया है कि मैं दूसरों के मन की हलचल को सुन सकता हूँ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने उसे एक शांत कोने में बैठने को कहा और बोले, दिन में 2 घंटे तुम चुप रहो, ना बोलो ना सोचो, बस अपनी सांसों को देखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम दूसरों के मन को पढ़ पाओगे। चंद्रगुप्त ने कई महीनों तक यह अभ्यास किया। धीरे धीरे वो लोगों के हाव भाव, उनकी आंखों की चमक और उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझने लगा। तब चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें पहले एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। फिर इस कहानी के खत्म होते ही मैं तुम्हें मन की बात पढ़ने के 7 तरीके बताऊंगा। कई साल पहले हिमाचल की हरी भरी वादियों में सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां 2 भाई बहन रहते थे। बड़ा भाई रमेश, जो देख नहीं सकता था, और छोटी बहन अनीता, जो गांव में एक छोटा सा बगीचा संभालती थी। अनीता का बगीचा खूबसूरत था, लेकिन जंगली जानवर अक्सर उसकी फसलें बर्बाद कर देते थे। अनीता को इससे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने अंधे भाई रमेश की मदद ली जाए, जो अपनी तीक्ष्ण सुनने की क्षमता से जानवरों की मौजूदगी को भांप सकता था। अनीता ने बगीचे के बीच में एक छोटा सा मचान बनाया और रमेश को वहां बिठाया। उसने कहा, भैया, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो अपनी लाठी से मचान पर जोर से ठोक देना, इससे जानवर डरकर भाग जाएंगे। रमेश ने अपनी बहन की बात मान ली और हर दिन मचान पर बैठकर बगीचे की रखवाली करने लगा। जब भी उसे कोई आहट सुनाई देती, वो लाठी ठोकता और जानवर भाग जाते। इस तरह बगीचा सुरक्षित रहने लगा। एक दिन एक शाही सिपाही, जो एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था, बगीचे के पास पहुंचा। उसने रमेश को देखा और पूछा, क्या तुमने यहाँ एक सुअर देखा है? रमेश ने जवाब दिया, मैं अंधा हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि जो जानवर यहाँ से गुजरा वो तुम्हारे पीछा करने लायक नहीं है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सिपाही हैरान हुआ और बोला, तुम अंधे हो, फिर भी इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो सुअर पीछा करने लायक नहीं है? रमेश ने शांति से समझाया, मैंने उस जानवर के कदमों की आहट सुनी। उसकी चाल भारी और धीमी थी, जैसे कोई गर्भवती मादा जानवर हो। एक सिपाही को ऐसी मादा का शिकार नहीं करना चाहिए। सिपाही और भी हैरान हुआ। उसने अपने साथियों को उस जानवर को ढूंढने भेजा। जब वे लौटे तो उन्होंने बताया कि रमेश सही था, वो एक गर्भवती मादा सुअर थी। सिपाही ने रमेश से पूछा, तुमने ये सब कैसे जाना? रमेश ने कहा, मैं देख तो नहीं सकता, पर मैं आहटों और हलचल को समझता हूँ। उस जानवर की भारी चाल और धीमी गति से मुझे पता चला कि वो गर्भवती है। सिपाही रमेश की बुद्धि से प्रभावित होकर उससे एक और सवाल पूछता है, तुम इतने समझदार हो, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है या नहीं? रमेश ने जवाब दिया, ऐसा सवाल तुम्हारे मन में क्यों उठा? पर ठीक है, मैं जवाब दूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी पत्नी से अकेले में मिलना होगा।
सिपाही पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर मान गया और अपनी पत्नी रानी सावित्री को रमेश के साथ एक कमरे में भेज दिया। कमरे में रमेश ने सावित्री से कहा, मुझे तुम्हें छूना होगा। ये सुनते ही सावित्री गुस्से में आ गई और रमेश को मारने लगी। रमेश ने किसी तरह अपनी जान बचाई और सिपाही के पास लौटा। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी वफादार नहीं है। सिपाही गुस्से में तलवार निकाल कर सावित्री के पास गया और पूछा, सच बताओ, क्या तुम वफादार हो? सावित्री ने कहा, मैं वफादार नहीं हूँ। सिपाही हैरान हुआ और रमेश से पूछा, तुमने ये कैसे जाना? रमेश ने समझाया, मैंने कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूँ। वो इतने गुस्से में आ गई कि मुझे मारने लगी। एक वफादार पत्नी किसी अनजान पुरुष को छूने से मना करती है, पर उसने मुझे मारा और इस दौरान मेरा पूरा शरीर छुआ। ऐसी औरत वफादार कैसे हो सकती है? सिपाही ने फिर पूछा, एक और सवाल, क्या मैं अपने पिता का बेटा हूँ या किसी और का? रमेश ने कहा, तुम इस राज्य के सिपाही हो, इस सवाल का क्या मतलब? पर ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। सिपाही ने वादा किया और रमेश ने कहा, तुम अपने पिता के बेटे हो, पर तुम पर एक कंजूस जमींदार की छाया भी है। सिपाही खुश हुआ और अपनी माँ से पूछने गया। माँ ने कहा, तुम अपने पिता के बेटे हो, पर जब मैं नहा रही थी तब एक कंजूस जमींदार की छाया मुझ पर पड़ाई थी। सिपाही रमेश के पास लौटा और पूछा, तुमने ये कैसे जाना? रमेश ने कहा, तुमने मुझे एक भी इनाम नहीं दिया, जबकि कोई और सिपाही होता तो अब तक कई पुरस्कार दे देता। इससे मैंने अनुमान लगाया कि तुम कंजूस हो। सिपाही हंस पड़ा और बोला, जो मांगोगे दूंगा, पर बताओ तुम इतने सटीक जवाब कैसे दे लेते हो? रमेश ने कहा, मैं देख तो नहीं सकता, पर मैं लोगों के मन को उनकी हरकतों, व्यवहार और शारीरिक हाव भाव से पढ़ सकता हूँ। फिर चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें 7 तरीके बताऊंगा जिनसे तुम भी दूसरों के विचार समझ सकते हो। बेहरीन, उसकी आंखों में देखो और हाव भाव को समझो। आंखें मन का आईना होती हैं। जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो उनके चेहरे की सूक्ष्म हलचलें, जैसे बाहों का हल्का सा उठना, होठों की तनिक सी मुस्कान या नजरों का इधर उधर जाना, उनके मन की कहानी बयां करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे नजरें चुराता है तो शायद वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं आत्मविश्वास से भरी नजरें दृढ़ता का संकेत देती हैं। हाव भाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति के बैठने का तरीका, हाथों की गति या चेहरे की रेखाएं उनकी भावनाओं को उजागर करती हैं। इस कला को सीखने के लिए आपको एक जासूस की तरह चौकस बनना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बाज की तरह हैं जिसकी नजर हर छोटी सी हलचल पर टिकी है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप किसी से मिले, चाहे वो बाजार में कोई दुकानदार हो या कार्यालय में सहकर्मी, उनके चेहरे को ध्यान से देखें। क्या उनकी मुस्कुराहट सच्ची है या सिर्फ औपचारिक? क्या उनकी आंखों में उत्साह है या उदासी? शुरू में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप छोटी छोटी बातों को पकड़ना सीख जाएंगे। रोज 5 मिनट तक किसी एक व्यक्ति के हाव भाव का अवलोकन करें। उनकी आंखों, चेहरे और शरीर की मुद्रा पर ध्यान दें। एक डायरी में नोट करें कि आपको क्या संकेत मिले। समय के साथ आप बिना शब्दों के ही लोगों के मन को पढ़ना शुरू कर देंगे। ये अभ्यास आपको एक कुशल मनोवाचक बनाएगा जो दूसरों की भावनाओं को तुरंत भांप लेता है। 2. उसे बोलने का मौका दो। वो जितना बोलेगा उतना समझना आसान होगा। लोगों के मन को समझने का सबसे सरल तरीका है उन्हें खुलकर बोलने देना। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो उसके शब्द, लहजा और बोलने का अंदाज उसके मन के रहस्य को उजागर करता है। कई बार लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा उनके शब्दों के बीच का रुकना, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव या बार बार दोहराए गए शब्द उनके मन की गहराई को दर्शाते हैं। इस कला को सीखने के लिए आपको एक धैर्यवान श्रोता बनना होगा। बातचीत में जल्दबाजी ना करें। सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें। उनके शब्दों पर ध्यान दें, लेकिन उससे ज्यादा उनके बोलने के तरीके पर। क्या वे रुक रुक कर बोल रहे हैं? क्या उनकी आवाज में आत्मविश्वास है या हिचकिचाहट? क्या वे कुछ शब्दों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? अगली बार जब आप किसी से बात करें तो कम से कम 5 मिनट तक बिना टोके उनकी बात सुने। उनके शब्दों, लहजे और रुकावटों पर ध्यान दें। बाद में विश्लेषण करें कि उनके बोलने के तरीके ने क्या संकेत दिया। यह अभ्यास आपको एक बेहतर श्रोता बनाएगा और दूसरों के मन को समझने में मदद करेगा। 3. अपने मन को शांत करो। मन पढ़ने की सबसे बड़ी शर्त है कि आपका अपना मन शांत हो। अगर आपका मन विचारों, चिंताओं या कल्पनाओं से भरा है तो आप दूसरों के मन की हलचल को नहीं सुन पाएंगे। एक शांत मन ही दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ सकता है। शांति का मतलब है अपने विचारों को थामना, अपनी आंतरिक हलचल को रोकना। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप न तो अतीत में खोए हैं, न भविष्य की चिंता में। आप बस वर्तमान में हैं और आपका मन एक शांत झील की तरह स्थिर है। इस अवस्था में आप दूसरों की ऊर्जा और भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। इस शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे प्रभावी तरीका है। रोज 10 से 15 मिनट के लिए एक शांत कोने में बैठे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचार आए लेकिन उनमें उलझे ना, उन्हें बादल की तरह तैरते हुए देखें और जाने दें। शुरू में आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे ये शांत होने लगेगा।
दिन में एक समय चुनें जब आप पूरी तरह चुप रहें, ना बोले ना सोचे, बस अपनी सांसों को देखें। ये अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और दूसरों के मन को पढ़ने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। चौथी, शारीरिक भाषा का विश्लेषण करें। शारीरिक भाषा मन का खुला पत्र है। व्यक्ति के बैठने का तरीका, हाथों की गति और शरीर की मुद्रा उनके मन की स्थिति को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपनी बाहें बंद रखता है तो वो रक्षात्मक हो सकता है। अगर वो सीधा बैठता है और खुली मुद्रा में है तो वो आत्मविश्वास से भरा हो सकता है। भाषा को समझने के लिए आपको एक गहरे अवलोकनकर्ता बनना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक चित्रकार हैं और सामने वाला व्यक्ति एक कैनवास है जिसकी हर रेखा कुछ कह रही है। उनके हाथों की गति, उनके पैरों की स्थिति और उनके कंधों का झुकाव सब कुछ एक कहानी कहता है। सामाजिक सभा में लोगों की शारीरिक भाषा का अवलोकन करें। नोट करें कि उनकी मुद्रा और गतिविधियां क्या कह रही हैं। समय के साथ आप शारीरिक भाषा के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीख जाएंगे। ऊर्जा और भावनाओं को महसूस करें। हर व्यक्ति